जय हिंद दोस्तों, मैं सागर विश्वकर्मा आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं लीला एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेके आ रहे हैं अपनी फोर्थ रिविजनरी क्लास ऑफ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत ही आसान सा चैप्टर और बहुत ही क्रूशियल चैप्टर ऑफ योर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, दैट इज आपका फंड फ्लो स्टेटमेंट। आज की जो लेक्चर है वो हमारी एम जी के वी पी बी कॉम ऑनर्स सेकेंड ईयर, नॉन ऑनर्स एम जी के वी पी बी कॉम सेकेंड ईयर, बी एच ओ बी कॉम एंड इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बी कॉम को कवर करेगा। ये जितनी भी क्लासेस हम लोग ने रिविजन मोड पर लाई हैं बच्चों, ये सारी क्लासेस आपकी इस बात को ध्यान में रख करके किया गया है जिसमें आपके पास्ट ईयर पेपर्स, पास्ट ईयर क्वेश्चंस क्या हो उसमें भी आने की प्रोबेबिलिटी बने। उन सभी चीज़ों को, उन सभी क्वेश्चंस को, उन सभी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को ध्यान में रख करके ये रिविजरी सेशंस हम लोग क्या कर रहे हैं, कंडक्ट कर रहे हैं। अगर आप हमारे फुल टाइम कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे ऐप को हमारे प्ले स्टोर से क्या डाउनलोड करें, और जहां पर आपको फुल रिविजरी लेक्चर्स, फुल आपके मटेरियल्स, बैकअप क्लासेस और एग्जॉस्टिव पूरे मटेरियल आपको मिलेंगे। आज जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज फंड फ्लो स्टेटमेंट। बच्चों, ये जो भी आपके लेक्चर्स हैं उनको, जो भी वीडियोस है उन सभी वीडियोस को आप सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तक इसकी रीच हो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये पहुंचे ताकि उनके भी इस एग्जामिनेशन पीरियड में हेल्प हो सके। जो फंड फ्लो स्टेटमेंट है, अगर आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट और फंड फ्लो स्टेटमेंट ये दो चैप्टर्स हैं हमारे। आपने इसके पहले एक चैप्टर पढ़ा था दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट को अगर हम हिंदी में बोले तो ये है आपकी रोकड़ प्रवाह विवरण, रोकड़ प्रवाह विवरण। और फंड फ्लो स्टेटमेंट को हम लोग हिंदी में बोलते हैं कोष प्रवाह विवरण। आपको यहीं से पता चल जाएगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। आप दोनों के फर्स्ट वर्ड को देखिए, पहला जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो है रोकड़ और दूसरा है आपका क्या, कोष। जब हम एक राजा की बात करें तो उसका जो कोष होता है, कभी भी जहां पर उसके धन संग्रह होते हैं, है ना, तो उसमें उसको कोष बोला जाता है, ना कि रोकड़ बोला जाता है। अगर हम इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें तो ये जो चीज है हमारी रोकड़ है, और दैट इज कैश, और ये जो चीज है हमारी क्या है, फंड। मतलब जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पर तीन चीजों की फ्लो की बात करते हैं। एक तो कैश की, एक तो बैंक की, और एक आपकी होती है मार्केटेबल सिक्योरिटीज, मार्केटेबल सिक्योरिटीज। ठीक है, लेकिन जब हम फंड की बात करते हैं तो वो कैश, बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटीज के मूवमेंट को देखता ही है, और उसके अलावा जितने भी करंट एसेट्स है उनके भी मूवमेंट को क्या करता है, ये देखता है। ठीक है, तो फंड इज, हम कह सकते हैं कि फंड क्या है, एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, और कैश क्या है, एक नैरो कॉन्सेप्ट। पहले तो हमें चीजें समझनी है कि भाई कैश क्या चीज होती है और फंड क्या चीज होती है। तो कैश इज अ नैरो कॉन्सेप्ट, ठीक है, और फंड क्या है आपका ब्रॉडर कॉन्सेप्ट। जब हम एक राजा की कोष की बात करते हैं तो कोष में हर एक चीज, चाहे वो रोकड़ हो, रोकड़ के फॉर्म में हो, कैश के फॉर्म में हो, चाहे वो नॉन कैश के फॉर्म में, लेकिन कन्वर्टिबल क्या हो, कैश के फॉर्म में ही होना चाहिए। देखिए दोनों क्या है, फास्ट मूविंग चीजें हैं, है कि नहीं। दोनों क्या है, फास्ट मूविंग चीजें। कैश ज्यादा फास्ट मूविंग है एज कंपेयरिंग टू फंड। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट आखिर में बताता क्या चीज है, फंड फ्लो स्टेटमेंट जो है वो आपके फंड फ्लो, फंड फ्लो फंड फ्लो बताता है, मूवमेंट मूवमेंट ऑफ फंड्स, मूवमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, या चेंज इन वर्किंग
कैपिटल ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड। सीधा सा बात। वर्किंग कैपिटल में हम कैश बैंक मार्केट टेबल सिक्योरिटीज को तो लेते ही हैं, और उसके अलावा जितने भी हमारे करंट एसेट हैं उन सारी चीजों को हम क्या करते हैं, वर्किंग कैपिटल में इंक्लूड करते हैं। वर्किंग कैपिटल आता कैसे है, वर्किंग कैपिटल आता है कैश करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो एक पर्टिकुलर पीरियड में हमारी वर्किंग कैपिटल का मूवमेंट क्या है वो हमारा फंड फ्लो स्टेटमेंट बताता है। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ आपका है नैरो कॉन्सेप्ट। तो एक बार हम लोग डेफिनेशन की तरफ ध्यान देते हैं। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट इम्प्लाई अ स्नैपशॉट ऑफ मूवमेंट ऑफ फंड, दैट इज इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ फर्म फाइनेंशियल एसेट फॉर स्पेसिफिक पीरियड। इट रिप्रेजेंट द फ्रॉम वेयर द फंड आर रिसीव्ड एंड वेयर द फंड्स आर यूटिलाइज्ड। ध्यान से समझिए, कहां पर हमारा जो फंड लगाया जा रहा है और कहां पर हमारा फंड आ रहा है, ये हमारा क्या बताता है, फंड फ्लो स्टेटमेंट बताता है। सीधी सी बात, ये बताता है मूवमेंट और चेंज इन द वर्किंग कैपिटल ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। तो कैश फ्लो अगर स्टेटमेंट आपने पढ़ा होगा तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में सीधी सी बात है, पूरे कैश फ्लो स्टेटमेंट को हम तीन भागों में क्या करते थे, बांटते थे। एक हमारा था कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एक हमारा था कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और एक हमारा था कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो वही उसी चीज के आधार पर हमारा फंड फ्लो स्टेटमेंट भी क्या होता है, प्रिपेयर होता है। तो आप लोगों को ये चीज समझ में आ जानी चाहिए कि फंड फ्लो स्टेटमेंट मतलब क्या है, कि ये सीधे से ये चीज बताता है कि एक पर्टिकुलर पीरियड में हमारी वर्किंग कैपिटल में कितने चेंजेस आ रहे हैं, उनका क्या मूवमेंट है, ये आपका फंड फ्लो स्टेटमेंट टोटली क्या करता है, क्लैरिफाई करता है। और एक सीधी सी बात याद रख के चलेगा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ कैश, बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटीज की मूवमेंट को चेक करेगा, लेकिन फंड फ्लो स्टेटमेंट थोड़ा सा उससे ऊपर आएगा, है ना, वो और ऊपर आएगा, वो हर एक फंड को वो हर एक वर्किंग कैपिटल की मूवमेंट को क्या करेगा, चेक करेगा। आप यहां पर देखें, यहां पर फंड फ्लो, जब हम फ्लो की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में दो चीजें ये आती हैं, एक आती है इनफ्लो एंड एक आती है आउटफ्लो। इनफ्लो का मतलब आना, आउटफ्लो का मतलब जाना, सीधी सी बात है। लेकिन जब हम फंड फ्लो की बात करें तो फंड फ्लो में जो इनफ्लो होगा उसको टेक्निकली हम यहां पर यूज करेंगे सोर्स ऑफ फंड, सोर्सेस ऑफ फंड, और आउटफ्लो को हम यहां पर यूज करेंगे एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। ध्यान से समझिएगा, इन फंड फ्लो स्टेटमेंट, जब फंड फ्लो की बात करें तो फंड फ्लो में इनफ्लो एंड आउटफ्लो, इनफ्लो को हम यूज करेंगे सोर्सेस ऑफ फंड और आउटफ्लो को यूज करेंगे हम लोग एप्लीकेशन ऑफ फंड। तो आप यहां पर याद रखिएगा, फंड फ्लो तभी होगा जब फंड फ्लो तभी होगा जब एक एलिमेंट वर्किंग कैपिटल हो और दूसरा एलिमेंट नॉन वर्किंग कैपिटल हो। अब इसका क्या मतलब है सर, ध्यान से समझिएगा। जैसे कि कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स, एकदम ध्यान से समझिए, कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स। तो पहले हमें ये देखना है कि भाई इसमें क्या चीज वर्किंग कैपिटल एलिमेंट है, क्या चीज नॉन वर्किंग कैपिटल एलिमेंट है। यहाँ पर दो चीज इन्वॉल्व हो रही है, यहाँ पर कैश इन्वॉल्व हो रहा है और यहाँ पर डेटर इन्वॉल्व हो रहे हैं, और दोनों क्या है, करंट एसेट है। तो जब मूवमेंट फ्रॉम वन करंट एसेट टू अनदर करंट एसेट चल रहा है तो कभी भी वो फ्लो ऑफ फंड नहीं माना जाएगा। ध्यान से समझिएगा, मूवमेंट कब माना जाएगा, जब एक करंट एसेट हो, एक करंट हो और दूसरा क्या हो, नॉन करंट हो, वेदर इट इज एसेट और इट इज लायबिलिटी। ठीक है, जैसे अगर हम एग्जांपल ले सकते हैं, इशू ऑफ डिबेंचर,
इशू ऑफ डिबेंचर। तो अब बच्चों यहाँ पर ध्यान दो, इशू ऑफ डिबेंचर मान लीजिए हमने यहाँ पर लेते हैं 10 लाख का। तो यहाँ पर जो इशू हम लोग कर रहे हैं डिबेंचर का, तो डिबेंचर जो चीज है ये तो चीज नॉन करेंट है ना, ये नॉन करेंट है, ये नॉन वर्किंग कैपिटल एलिमेंट है ना। और ये जो कैश है 10 लाख रुपए का, ये क्या है, करेंट है। ये क्या है बच्चों, करेंट है, ये वर्किंग कैपिटल एलिमेंट है। तो जब एक एलिमेंट वर्किंग कैप नॉन करेंट हो और एक एलिमेंट क्या हो, करेंट हो, तभी उसे क्या माना जाएगा, फ्लो माना जाएगा। फ्लो किसका माना जाएगा, फ्लो ऑफ फंड माना जाएगा। ध्यान से समझिए। तो पहले वी हैव टू क्लैरिफाई व्हाट इज फ्लो ऑफ फंड। तो फ्लो ऑफ फंड मतलब तभी मानेंगे जब एक करंट हो और दूसरा नॉन करंट हो, वेदर इट इज करंट एसेट टू नॉन करंट एसेट, वेदर इट इज करंट लायबिलिटी टू नॉन करंट लायबिलिटी। इसको ग्रामेटिकली हम लोग एक बार और समझ लेते हैं। देखिए यहां पर फंड फ्लो, नो और यस व्हेन बोथ करंट एंड और नॉन करंट अकाउंट्स आर इन्वॉल्व। ध्यान से समझिएगा, जब दोनों करंट या दोनों नॉन करंट अकाउंट्स इन्वॉल्व हो, जैसे कि हमने भी बताया था कि कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स, तो ये क्या है, दोनों क्या है आपके करंट है। या कन्वर्जन ऑफ शेयर इनटू डिबेंचर, तो ये क्या हो गए आपके दोनों नॉन करंट हो गए। तो ये कभी भी फ्लो नहीं माना जाएगा। फ्लो कब माना जाएगा, जब वन करंट एंड अदर नॉन करंट, जब एक एलिमेंट क्या हो करंट हो और दूसरा क्या हो नॉन करंट एलिमेंट हो। जैसे इशू ऑफ हो गया शेयर्स, या हम कह सकते हैं रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स हो गया, या हम कह सकते हैं इशू ऑफ डिबेंचर्स हो गया। तो ये हमारे क्या है, एक में यहाँ पर क्या हो रहा है, एक में करंट एलिमेंट इन्वॉल्व हो रहा है और एक में क्या हो रहा है, नॉन करंट एलिमेंट इन्वॉल्व हो रहा है, तभी उसे क्या माना जाएगा, फ्लो माना जाएगा। आप इस डायग्राम को जरा गौर से देखें, तो करंट टू करंट लायबिलिटीज आ रहा है, तो ये कभी भी फ्लो नहीं है, नो फ्लो। जब हम करंट लायबिलिटी टू नॉन करंट लायबिलिटी जा रहे हैं, तो ये हमारा क्या है, फ्लो है। और जब हम नॉन करंट एसेट टू नॉन करंट लायबिलिटी जा रहे हैं, तो ये भी हमारा क्या है, नो फ्लो है। और जब हम करंट एसेट टू नॉन करंट एसेट जा रहे हैं, तो ये हमारा क्या है, फ्लो। तो अब ध्यान से यहाँ समझो कि एक चीज हमारी क्या है, करंट होनी चाहिए, और दूसरी चीज हमारी क्या होनी चाहिए, नॉन करंट एलिमेंट होना चाहिए। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे समझना है। जब हम फंड फ्लो स्टेटमेंट की बात करते हैं, तो हमें सबसे पहले ये दिमाग में होना चाहिए कि सर ये जो चीज़ है फंड फ्लो स्टेटमेंट, ये है क्या चीज़। तो फंड और कैश दोनों डिफरेंट है। डिफरेंट इन द सेंस के कह सकते हैं, कैश थोड़ा फास्ट मूविंग एसेट, फास्ट मूविंग, वो बहुत ही रैपिड स्पीड से क्या करता है, अपने आप को कन्वर्ट करता है। लेकिन जब हम फंड की बात करते हैं, तो फंड के अंदर कैश इन्वॉल्व होता है, कैश के अंदर फंड इन्वॉल्व नहीं होता है, फंड के अंदर कैश है। तो कैश, बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटीज के अलावा जितनी भी चीजें हैं वो हमारी क्या है, फंड है। ठीक है, करंट चीजें। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट डिपिक्ट करता है कि चेंज या मूवमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, है ना। हमारे वर्किंग कैपिटल में कितने चेंजेस आ रहे हैं। और वर्किंग कैपिटल इन द सेंस का मतलब इज इक्वल टू, वर्किंग कैपिटल तभी आती है जब हम अपने करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी को क्या करते हैं, डिडक्ट कर देते हैं। तो डायग्रामेटिकली अगर इसे हमने समझा है, तो इसका कंक्लूजन एक बार देख लेते हैं। तो बिटवीन द करंट एसेट एंड नॉन करंट एसेट एंड नॉन करंट लायबिलिटी विल रिजल्ट फ्लो ऑफ फंड। मैंने बताया पॉजिटिव नेगेटिव हो तभी करंट लगेगा। अगर हम कह सकते हैं एक ही मोड हो, ठीक है, चाहे प्लस मोड हो, तो कभी भी करंट लगने वाला नहीं है। बिटवीन करंट लायबिलिटी एंड नॉन करंट एसेट्स एंड नॉन करंट लायबिलिटी रिजल्ट फ्लो ऑफ फंड। बिटवीन करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी विल नॉट रिजल्ट फ्लो ऑफ फंड। मैंने आपको साफ साफ बताया, बिटवीन नॉन करंट एसेट एंड नॉन करंट लायबिलिटी विल रिजल्ट नो फ्लो ऑफ, नॉन करंट विल रिजल्ट नो फ्लो ऑफ फंड। सो अब व्हाट इज द नीड एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट। भाई हर एक काम अगर किया जा रहा है, तो इसके पीछे कोई ना कोई क्या होता है बच्चों, रीजन होता है कि हम वो काम कर क्यों रहे हैं। हम पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, हम खेल क्यों रहे हैं, है कि नहीं, हम सो क्यों रहे हैं। सो
फंड फ्लो स्टेटमेंट आपको सबसे पहले बताएगा टू फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ वर्किंग कैपिटल ऑन टू डेट्स ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है, दो, क्योंकि हमने बताया ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम दो बैलेंस शीट के बीच में हमारी वर्किंग कैपिटल का क्या क्या पोजीशन है। ठीक है, देखो वर्किंग कैपिटल का वर्किंग कैपिटल डायरेक्टली असर हमारी लिक्विडिटी पोजीशन पर डालती है। तो हमारी लिक्विडिटी पोजीशन में पता चलेगी कि हम कितने लिक्विड है और कितने नॉन लिक्विड है। लिक्विड होने का मतलब कि क्या हम अपने जो भी हमारे पास शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज आ रही हैं, क्या हम उसके लिए तैयार हैं पे ऑफ के लिए, या हम हमारे पास उतने करंट एसेट या उतनी वर्किंग कैपिटल नहीं हो पा रही है या उतनी करंट एसेट हमारे पास इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं जिससे हमारी लिक्विडिटी पोजीशन क्या हो, डाउनफॉल पर जा रही है। टू नो द चेंज इन वर्किंग कैपिटल ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड, टू नो द कॉज ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल। तो ये सब अल्टीमेटली फंड फ्लो स्टेटमेंट या फंड किस पर आपका टोटली बात कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ वर्किंग कैपिटल की बात कर रहा है। टू नो द आइटम वाइज आउटफ्लो ऑफ फंड ड्यूरिंग द पीरियड, मैंने आपको साफ साफ बताया कि ये सोर्सेस बताएगा कि कहाँ को फंड आ रहा है और एप्लीकेशन बताएगा कि कहाँ को फंड जा रहा है। टू अंडरस्टैंड द मेन फीचर ऑफ फाइनेंशियल ऑपरेशन एंड पॉलिसीज। तो सीधी सी बात है, अगर हम वर्किंग कैपिटल के चीजों को देखेंगे तभी, जब हमारी वर्किंग कैपिटल स्थिर रहेगी तभी हम कुछ पॉलिसीज बना सकते हैं। जैसे अगर हम डिविडेंड से रिलेटेड कुछ पॉलिसीज हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, डिविडेंड डायरेक्टली हमारे प्रॉफिट पर थोड़ी ना डिपेंडेंट होती है, ओवरऑल डायरेक्टली उसका इम्पैक्ट प्रॉफिट पर थोड़ी होता है, वो हमारे वर्किंग कैपिटल पर भी क्या होती है, डिपेंडेंट होती है। अगर हमारी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो सीधी सी बात है हमारी प्रॉफिट क्या हो जाएगी, प्रॉफिट का ज्यादातर काम हमारे वर्किंग कैपिटल पर लग रहा है तो फंड हमारे पास क्या होगा, कम जनरेट होगा। तो ऐसे केसेस में डिविडेंड पॉलिसी पर असर जरूर पड़ेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें तो इंपॉर्टेंस फॉर मैनेजमेंट, पहला है हेल्पफुल इन फाइनेंशियल एनालिसिस। हेल्पफुल इन फाइनेंशियल एनालिसिस, फाइनेंशियल एनालिसिस का मतलब क्या हुआ कि फंड फ्लो स्टेटमेंट रिवील्स द चेंज इन द वर्किंग कैपिटल, और वर्किंग कैपिटल हमारे सीधे पर डिपेंडेंट है, हमारी लिक्विडिटी पोजीशन हमारे वर्किंग कैपिटल क्या है, डिपेंडेंट है। ठीक है, और जब हम अपनी लिक्विडिटी पोजीशन को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसको जांच लेते हैं, तो अब हम अपने फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में उससे पता चल जाएगा कि क्या हमारी फाइनेंशियल पोजीशन स्थिर है या अस्थिर है। नेक्स्ट है एनालिसिस ऑफ मेनी परप्लेक्सिंग क्वेश्चन। परप्लेक्सिंग क्वेश्चंस का मतलब क्या हुआ कि देखो कभी कभी क्या होता है ना कि प्रॉफिट ज्यादा होने पर भी हमारी वर्किंग कैपिटल क्या हो जाती है, कम हो जाती है, या प्रॉफिट कम होने पर भी हमारी वर्किंग कैपिटल क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। तो ये जो क्वेश्चन है कि भैया अगर मैं प्रॉफिट सफिशिएंट तब भी हमारी वर्किंग कैपिटल क्या है, कम हो रही है, या प्रॉफिट हमारी कम हो रही है तो वर्किंग कैपिटल क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको फंड फ्लो स्टेटमेंट के द्वारा पता चलता है। फॉर्मुलेशन ऑफ डिविडेंड पॉलिसी, ठीक है, जब हम लिक्विडिटी पोजीशन हमारी बता रही है फंड फ्लो स्टेटमेंट की हमारी लिक्विडिटी पोजीशन स्थिर है या स्थिर है, तो उसको देख करके फर्म अपने डिविडेंड पॉलिसी को क्या कर सकती है, फॉर्मुलेट कर सकती है। प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, तो फंड कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, कहाँ कहाँ ओवर यूज हो रहा है, कहाँ कहाँ अंडर यूज हो रहा है, सीधी सी बात। तो उसके अकॉर्डिंगली हम ये देख सकते हैं कि हमारे रिसोर्सेस, क्योंकि देखो रिसोर्सेस अनलिमिटेड नहीं होते हैं, रिसोर्सेस क्या है, लिमिटेड है। ठीक है, तो फंड फ्लो स्टेटमेंट आपके रिसोर्सेस की प्रॉपरली यूटिलाइजेशन को क्या करता है, रिवील्स करता है। और यूज ऑफ द वर्किंग कैपिटल, हम अपनी वर्किंग कैपिटल को कहाँ यूज कर रहे हैं, हम कहाँ ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, कहाँ कम यूज़ कर रहे हैं, जितनी चादर है उतनी हम पैर फैला रहे हैं कि नहीं पैर फैला रहे हैं, पता चला चादर छोटी पड़ जा रही, पैर ज़्यादा फैल जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि भाई हमारे पास पैसा तो कम है लेकिन अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हम ज़्यादा परफॉर्म कर रहे हैं, तो ऐसे केसेस में अल्टीमेटली असर पड़ेगा हमारी वर्किंग कैपिटल पर, और जब वर्किंग कैपिटल पर असर पड़ जाएगा तो लिक्विडिटी पोजीशन पर असर पड़ेगा, और जब लिक्विडिटी पोजीशन पर असर पड़ेगा तो पॉलिसीज के फॉर्मुलेशन में काफ़ी कुछ कठिनाइयाँ आ सकती हैं। सो ये हमारा हो गया इम्पोर्टेंस टू
मैनेजमेंट। एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंस फॉर मैनेजमेंट, नेक्स्ट इंपॉर्टेंस फॉर शेयर होल्डर्स। भाई शेयर होल्डर क्या चीज देखता है? Shareholder can obtain many useful information on the basis of fund flow such as efficiency, profitability, liquidity, position of the firm, position of distribution of dividend और coordination between the financial resources। ये सभी चीजें एक शेयर होल्डर क्या करता है, देखता है। वो आपकी वो सबसे पहले देखता है कि जो आप रिटर्न दे रहे हैं क्या वो रिटर्न स्थिरता है या अस्थिरता है, कांस्टेंट है या कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, तो क्योंकि हमने आपको सीधी सी बात बताया, रिटर्न क्या है, डिविडेंड है। ठीक है, और डिविडेंड प्रॉफिट पर डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं है, वो हमारी लिक्विडिटी पोजीशन पर भी डिपेंडेंट है। अगर हम कह सकते हैं कि हमारी लिक्विडिटी पोजीशन क्या है, अच्छी नहीं है, तो फर्म पर एक बैड इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, फर्म के पास सफिशिएंट फंड जनरेट नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से अल्टीमेटली डिविडेंड क्या होता है। जैसे एक एग्जांपल मैं लेता हूं कि बहुत अच्छी फर्म है, कंपनी बहुत अच्छी है, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग कंपनी है, लेकिन वो अपने ज़्यादातर रिजर्व्स क्रिएट कर रही है, बहुत काफ़ी रिजर्व्स क्रिएट कर रही है, फंड रिजर्व क्रिएट कर रही है, ताकि उसकी आने वाले समय में क्या हो, फाइनेंशियल पोजीशन सूटेबल हो। जब रिजर्व ज़्यादा क्रिएट हो जाएंगे तो सीधी सी बात है उसका असर हमारे प्रॉफिट पर होगा और प्रॉफिट हमारी हो जाएगी कम, जिसकी वजह से डिविडेंड क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, ठीक है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा फंड की आवश्यकता पड़ेगी और अल्टीमेटली उसका असर हमारे डिविडेंड पर क्या होगा, पड़ेगा। तो फर्म के ऊपर अगर कोई पैसा लगा रहा है तो फर्म क्या, उसके जो शॉर्ट टर्म पोजीशन, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन कैसी है, वो एक शेयर होल्डर जरूर जानना चाहेगा। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियर्स। Bank and financial institution are always interested in knowing the liquidity and profit earning capacity of the firm, which can easily analyze on the basis of trend of resources and application of fund। आप अपने फंड को किस तरीके से यूटिलाइज कर रहे हो भाई साहब। पता चला कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पैसा कमाते तो हैं लेकिन उनका पैसा दिखता नहीं है। दिखता इन द सेंस नहीं है कि मतलब ना उनके पास किसी प्रकार की कोई एसेट होती है, ना कोई जमीन है, ना कोई लैंड है, ना कोई बिल्डिंग है। ठीक है, वो अपने घर का खर्चा भी सुदृढ़ रूप से क्या कर रहे हैं, नहीं चला पा रहे हैं, तो ऐसे पैसे का कोई मतलब नहीं हो, उनको कोई भी उधार देने नहीं आएगा। वो बंदा अगर जाएगा बैंक में और अगर पैसे मांगने जाएगा तो बैंक बोलेगा भाई सिक्योरिटी दो, सीधी सी बात है। तो सिक्योरिटी के फॉर्म में वो क्या करेगा, कैश तो रखेगा नहीं, तो कैश ही तो मांगने के लिए आया है, तो सीधी सी बात उसके पास कोई एसेट ही नहीं है। तो बैंक बोलेगा तुमने फंड का किया क्या है कि नहीं, तुमने फंड का किया क्या। तो उसने सीधे से बोला मैंने फंड को इकट्ठा किया लेकिन उसको रिप्रेजेंट नहीं किया है मैंने, तो बैंक कभी भी उसे लोन नहीं देगी। तो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो किसी प्रकार की हो, आपके वर्किंग कैपिटल के मूवमेंट को जरूर चेक करती है। ठीक है, तो दीज आर इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट हमारा है डिफरेंस आपका कैश फ्लो और फंड फ्लो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है हमारे बीकॉम के पॉइंट ऑफ व्यू। सो कैश फ्लो स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को ही पिकअप करता है और फंड फ्लो स्टेटमेंट जो है आपके फंड को पिकअप करता है और फंड में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स दोनों आ जाते हैं। प्रिपरेशन पर्पस देख लेते हैं। टू फाइंड आउट द रीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ ओनली कैश फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। सिर्फ कैश का मूवमेंट बताएगा भाई साहब। शुरुआत में मेरा कैश बैलेंस प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट में मेरा कैश बैलेंस 10,000 शो कर रहा है और इस बार मेरा 20,000 शो कर रहा है, तो भाई 10,000 बढ़ा है तो कहाँ बढ़ा है, सिर्फ और सिर्फ कैश, बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटीज, याद रखिएगा, लिक्विड, मोस्ट लिक्विड। To find out the resources responsible for change in financial position from previous year to present accounting year, ये तो सिर्फ कैश की स्थिति को बता रहा है, ये पूरे फाइनेंशियल पोजीशन की स्थिति को क्या कर रहा है, रिवील्स कर रहा है। अच्छा, जब ये कैश की स्थिति बता रहा है तो ये कैश बेसिस पर बनाया जाएगा और जब ये फाइनेंशियल स्थिति बता रहा है तो ये अक्रूवल बेसिस पर बनाया जाएगा। कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस सभी को पता है। जब हम कैश बेसिस पर अगर हम बना रहे हैं तो सीधी सी बात है ये शॉर्ट टर्म एनालिसिस होगा यहाँ पर, और जब हम अक्रूवल बेसिस पर बना रहे हैं तो ये लॉन्ग टर्म एनालिसिस हम इससे कर सकते हैं। ये कैश शो कर रहा है कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो और ये शो कर रहा है
आपका सोर्सेस ऑफ फंड और एप्लीकेशन ऑफ फंड, सेम चीज है इनफ्लो एंड आउटफ्लो। यहाँ पर इनफ्लो फंड फ्लो में इनफ्लो को हम लोग क्या बोलते हैं, सोर्सेज बोलते हैं ऑफ फंड, और आउटफ्लो को क्या बोलते हैं हम लोग, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स बोलते हैं। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द कैश फ्लो एंड फंड फ्लो। अब हम समझते हैं कि इसमें वर्किंग क्या करनी पड़ती है। देखो, अगर किसी बच्चे ने कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ा है और इसको तो भाई हम 12th से ही पढ़ते आ रहे हैं, है कि नहीं। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में तीन चीजें बनाई जाती हैं, तीन चीजें एक ही चीजों के अंदर आती हैं, उस स्टेटमेंट के अंदर आती हैं। पहली जो चीज आती है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। दूसरा है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और तीसरा है आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ध्यान से समझिए। सॉरी, हम फंड फ्लो में इन तीनों चीजों को लेंगे, लेकिन अलग तौर तरीके से लेंगे। हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में दो चीजों का कैलकुलेशन करते थे। एक तो हम लोग नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन निकालते थे एक वर्किंग नोट के हिसाब से, और एक हम निकालते थे भाई साहब जब हमारा एनपीबीटी निकल जाता था तो फिर हम कैश जनरेटेड फ्रॉम वर्किंग फ्रॉम ऑपरेटिंग या ऑपरेशन निकालते थे। ठीक है, ये तभी निकालते थे जब हम करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का ट्रीटमेंट कर लेते थे। फिर हम इन्वेस्टिंग बनाते थे, और फिर जब हम क्या करते थे, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज हम प्रिपेयर करते थे। यहां पर ऑपरेटिंग एक्टिविटी को दो रूप में तोड़ा जाएगा फंड फ्लो स्टेटमेंट में। फंड फ्लो स्टेटमेंट में एक तो वर्किंग कैपिटल के लिए बनाया जाएगा स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल, जिसमें वर्किंग कैपिटल में सिर्फ चेंजेस को निकालेंगे कि वर्किंग कैपिटल पर्टिकुलर पीरियड में बढ़ रही है या घट रही है। और जब हम वर्किंग कैपिटल की बात करेंगे तो इस स्टेटमेंट के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज के मूवमेंट को ही दिखाएंगे, इसके अलावा कोई एडजस्टमेंट इसमें नहीं करना है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में दो चीजें हैं, एक एनपीबीटी है, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन है। दूसरा जो एनपीबीटी का कैलकुलेशन है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन, उसमें ऐड करते थे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। फिर हम जब एनपीबीटी निकाल लेते थे तो फिर हम ऐड करते थे कि नॉन कैश एक्सपेंसेस या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऐसे एक्सपेंसेस नॉन कैश एक्सपेंसेस जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या किए गए हैं, डेबिट किए गए हैं। तो वही सेम चीज ट्रीटमेंट नॉन कैश एक्सपेंसेस को हम ऐड करते थे, और जो नॉन कैश हमारी इनकम थी उसको क्या करते थे, माइनस करते। तो वही सेम चीज के लिए एक न्यूली अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे, डेट इज एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बात समझिएगा, इसमें हमको क्या दिखाना है, हमको एनपीबीटी का कैलकुलेशन दिखाना है सर, और प्लस जितने भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है ना, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है जो कि यहाँ पर ऐड किए गए थे, या नॉन ऑपरेटिंग इनकम है जो कि हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट किए गए थे या वहाँ पर माइनस किए होंगे सीएफएस में, वो दोनों चीज हम क्या एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे। और याद करिए जब हमारा एनपीबीटी का कैलकुलेशन होता था और जब हम नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग इनकम का ट्रीटमेंट करते थे, फिर उसके बाद हम लोग करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी का ट्रीटमेंट करते थे। तो करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी हम कहाँ दिखा रहे हैं कि सेपरेट स्टेटमेंट में दिखा रहे हैं, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल, और एनपीबीटी प्लस नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश इनकम के लिए हम कहाँ इसको दिखा रहे हैं, एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा रहे हैं। तो ये चीज मेरे अकॉर्डिंगली आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए होगी। अब बात करते हैं इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी के लिए। तो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी के लिए एक सिंगल हमारा स्टेटमेंट बनेगा, दैट इज एक सिंगल स्टेटमेंट बनेगा, दैट इज फंड
फ्लो स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन फंड या स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन फंड। बात बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं चीजें हैं, समझ समझ में आ रही है बात। बहुत कॉम्प्लिकेटेड तौर तरीके से आपको नहीं समझना है, बहुत इजी है, आराम से अगर पढ़ेंगे तो सबको समझ में आ जाएगा। फंड फ्लो स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन फंड, यहां पर दो चीजें पता चलती हैं, यहां पर सोर्सेस और एप्लीकेशन, दो चीजें यहां पर पता चलती हैं, याद रखिएगा। जितना सोर्स होगा उतना एप्लीकेशन भी साफ होना चाहिए। अपना पैसा दबा के नहीं रखना है, अगर पैसा आप कहीं से फंड कहीं से इनफ्लो करा रहे हैं तो उतना ही आपको क्या कराना पड़ेगा, आउटफ्लो कराना पड़ेगा, तभी ना हिसाब किताब क्या हो जाएगा, बराबर होगा, तभी ना डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस क्या हो जाएंगे, बराबर होंगे। तो ओवरऑल ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते थे, लेकिन फंड फ्लो स्टेटमेंट में ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए दो, एक स्टेटमेंट बना रहे हैं और एक आप एक तरीके का अकाउंट बना रहे हैं, एडजस्टेड पीएल। स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल, इससे क्या पता चलेगा, इंक्रीज और डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। एडजस्टेड पीएल में क्या पता चलेगा कि फंड लॉस फ्रॉम ऑपरेशन या फंड फ्रॉम ऑपरेशन, ऑपरेशन में के थ्रू फंड लॉस हो रहा है या ऑपरेशन के थ्रू फंड आ रहा है, ये पता चल जाएगा। और इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग के लिए हम एक क्या बनाएंगे, एक सेपरेटली हम एक स्टेटमेंट बना रहे हैं जो कि आपका फंड फ्लो स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन फंड फ्लो है, जो कि सोर्स और एप्लीकेशन को क्या करेगा, रिवील करेगा। मेरे अकॉर्डिंगली आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए होगा। अब आते हैं फॉर्मेट के आधार पर। तो आप देखो, एक आप सभी बच्चों ये चीज देखो, एक स्टेटमेंट बनाया जा रहा है, पहला स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल, जिसमें प्रीवियस ईयर और करंट ईयर का बैलेंस और उसका इफेक्ट वेदर इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ठीक है, क्या चीज इंक्रीज करेगा, वर्किंग कैपिटल या तो इंक्रीज कर रहा है या तो डिक्रीज कर रहा है। कॉन्सेप्ट समझिए, हम सभी करंट एसेट्स को दिखाएंगे, करंट लायबिलिटीज को दिखाएंगे और यहाँ पर वर्किंग कैपिटल क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, करंट एसेट और वर्किंग कैपिटल का ना डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। अगर करंट एसेट बढ़ेगी तो वर्किंग कैपिटल क्या हो जाएगा मेरे भाइयों, बढ़ेगा। अगर करंट एसेट घटेगी तो वर्किंग कैपिटल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। उसी तरीके से करंट लायबिलिटी और वर्किंग कैपिटल में इनडायरेक्ट रिलेशनशिप होगा। इनडायरेक्ट इन द सेंस कि करंट लायबिलिटी बढ़ेगी तो वर्किंग कैपिटल क्या हो जाएगा, घटेगा, और करंट लायबिलिटी क्या हो जाएगी, घटेगी, तो वर्किंग कैपिटल क्या हो जाएगा, आपका बढ़ जाएगा। चीजों को समझिए, करंट एसेट वर्किंग कैपिटल में डायरेक्ट रिलेशनशिप, करंट एसेट बढ़ेगा तो वर्किंग कैपिटल बढ़ेगा, करंट एसेट घटेगा तो वर्किंग कैपिटल घटेगा, करंट लायबिलिटी बढ़ेगी तो वर्किंग कैपिटल घटेगी, करंट लायबिलिटी घटेगी तो वर्किंग कैपिटल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सीधी सी बात है। और उसका इम्पैक्ट या इफेक्ट यहाँ पर पता चल जाएगा कि भैया हमारा दो पर्टिकुलर ड्यूरेशन में हमारा वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। आफ्टर दिस वी हैव टू प्रिपेयर क्या, एडजस्टेड पीएल। देखो यहां पर जो एडजस्टेड पीएल है ना, इसको बात समझो, एडजस्टेड पीएल इसको हम लोग स्टेटमेंट फॉर्म में अगर बना रहे हैं तो इसको स्टेटमेंट ऑफ फंड फ्रॉम ऑपरेशन बोला जाएगा, लेकिन इसको हम टी फॉर्म में भी बना सकते हैं। टी फॉर्म का मतलब अकाउंट फॉर्म में भी बना सकते हैं। अकाउंट फॉर्म में बनाने के लिए जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, है ना, उसी प्रकार से एडजस्टेड पीएल भी बनेगा। ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस हम क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। और जितने भी, मैं एक बार इसको बना के आप लोगों को दिखा रहा हूं, समझने की कोशिश करिए। एडजस्टेड पीएल यहां पर बाय बैलेंस ड्रॉप डाउन, प्रॉफिट का ओपनिंग बैलेंस और टू बैलेंस कैरिड डाउन, ये प्रॉफिट का क्लोजिंग बैलेंस है। लॉस है तो फिर वाइस वर्सा हो जाएगा। यहाँ पर जितने भी एक्सपेंसेस है, नॉन कैश एक्सपेंसेस है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, ये सभी यहाँ पर डेबिट कर दिए जाएंगे, और नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, ये सभी यहाँ पर क्रेडिट कर दिए जाएंगे। सीधा सा काम करना है आपको। तो
जैसे देख रहे हैं नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जैसे डेप्रिसिएशन है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, गुडविल रिटर्न ऑफ, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड। ठीक है, ये सभी चीजें क्या करना है, हमको डेबिट करना है। और जो चीज आ रही है इनकम है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, जैसे इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, रिफंड ऑफ टैक्सेस, ये सब चीजें आपको क्या करना है, क्रेडिट करना है। ठीक है, तो आपको पता क्या यहां पर क्या पता चल जाएगा, आपको पता चलेगा कि अगर बैलेंसिंग फिगर इधर आ रहा है तो लिखेंगे बाय फंड फ्रॉम ऑपरेशन, और अगर इधर आ रहा है तो फंड लॉस फ्रॉम ऑपरेशन। बस, तो आपने देखा कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी के जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं उसको हमने दो भागों में क्लासिफाई किया। यहाँ पर एक आपका था स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल, और दूसरा इंग्रेडिएंट था हमारा एडजस्टेड पेल, विच कैन बी प्रिपेयर इन द टी फॉर्म आल्सो, और विच कैन आल्सो बी प्रिपेयर इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट आल्सो। ठीक है, तो दोनों में आप क्या कर सकते हैं, दोनों हिसाब से क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। देखिए मैं ज्यादातर उसको टी फॉर्म में ही शो करता हूँ, है कि नहीं, थोड़ा सा आदत सी हो गई है अकाउंट्स पढ़ते पढ़ते कि लेजर को बना, जब तक बनाते नहीं है तब तक सुकून नहीं मिलता। नेक्स्ट लास्ट मैंने आपको बताया कि इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग के लिए आपको इसको भी हम लोग टी फॉर्म में बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं हम लोग। देखिए ये होता है बच्चों सोर्सेस ऑफ फंड, और ये बच्चों होता है एप्लीकेशन ऑफ फंड। ठीक है, ये होता है सोर्सेस ऑफ फंड और ये होता है एप्लीकेशन ऑफ फंड। तो सोर्सेस ऑफ फंड में सबसे पहले हम लोग देखते हैं भैया यहाँ पर फंड फ्रॉम ऑपरेशन, फंड फ्रॉम ऑपरेशन, या एप्लीकेशन में फंड लॉस्ट फ्रॉम ऑपरेशन। पहला आइटम ये। अब सोर्सेस का मतलब कि कहां से फंड आया है, जैसे भाई हमने सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इश्यू ऑफ शेयर, इश्यू ऑफ डिवेंचर और लॉन्ग टर्म बॉन्ड, ये सभी क्या आ जाएंगे, सोर्सेस में आ जाएंगे। ठीक है, जिसे हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। ध्यान से समझिएगा, कुछ नहीं है। लॉस फ्रॉम ऑपरेशन मतलब कि एप्लीकेशन फंड का यूज कहां हुआ है, कहां आउटफ्लो हुआ है, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, पेमेंट ऑफ टैक्स। अब ये समझेंगे भैया डिविडेंड तो वही कई जगह दिखाई जा रही है, हम लोग समझ लेंगे यहाँ पर कैसे क्या करना है। पेमेंट ऑफ डिविडेंड, पेमेंट ऑफ टैक्सेशन, परचेज कर रहे हैं, रीपेमेंट ऑफ लोन कर रहे हैं, रिडम्पशन कर रहे हैं डिबेंचर का, या रिडम्पशन कर रहे हैं हम लोग प्रेफरेंस शेयर का। इन सभी चीजों को हमको कहाँ दिखाना होगा, इस साइड। ठीक है, तो यूज हो रहा है तो इधर दिखाएंगे हम लोग, दैट इज क्रेडिट साइड। एक स्टेटमेंट है तो हम इसको एक क्रेडिट साइड के नाम से डिनोट कर लेते हैं। और अगर फंड आ रहा है किसी भी सोर्स से तो फिर उसे हम लोग एक तरीके से डेबिट साइड एज्यूम कर लेते हैं, सोर्सेस ऑफ फंड में लिखेंगे। अब एक हमने इनिशियल स्टेज में एक स्टेटमेंट बनाया था, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल। उसमें जो इंक्रीज एंड डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल हुआ था उसको भी हमको यहाँ पर दिखाना होगा, और ज्यादातर बच्चे यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं। ध्यान से समझिए, यहां पर डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल दिखाएंगे और यहां पर इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल दिखाएंगे। ये क्या हो गया सर,
वर्किंग कैपिटल डिक्रीज कर रहा है तो आप उसे सोर्स में दिखा रहे हो, वर्किंग कैपिटल इंक्रीज कर रहा है तो आप उसे एप्लीकेशन में क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि ये इंक्रीज कर रहा है तो आप एप्लीकेशन में दिखा रहे हो, तो सोर्स में दिखाना चाहिए, ऐसा नहीं होगा। डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल का मतलब देखो, जैसे घर के खर्च क्या है ना, कभी कभी ज्यादा हो जाते हैं। जब घर के खर्च क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे, तो फंड का यूज ज्यादा होने लगेगा, सीधी सी बात है। और घर के खर्च क्या होंगे, जितने कम से कम होंगे फंड उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, बचेगा। वही चीज यहाँ पर भी है। वर्किंग कैपिटल अगर ज्यादा लग रहा है तो फंड का यूज होगा एंड इट विल बी ट्रांसफर टू वर्क एप्लीकेशन ऑफ फंड। और वर्किंग कैपिटल का यूज कम है, मतलब फंड बच रहा है हमारा, दैट इज सोर्सेस ऑफ फंड। और ये दोनों साइड क्या होने चाहिए प्यारे बच्चों, बराबर होने चाहिए। जितना हमारा यूज हो उतना हमारा क्या हो, सोर्स भी हो, तभी जा करके हमारा हिसाब किताब क्या हो जाएगा, मिलेगा। सो ये चीज आप ध्यान से समझे। यहाँ पर तीन ही चीज बनानी है। पहला स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल, दूसरा आपका क्या बनेगा प्यारे बच्चों, दूसरा बनेगा एडजस्टेड पीएल, जिसे आप टी फॉर्म में भी दिखा सकते हैं, स्टेटमेंट फॉर्म में दिखा सकते हैं, और लास्ट आपका क्या है, फंड फ्लो स्टेटमेंट। अब कुछ चीजें, कुछ एडजस्टमेंट्स हम लोग क्या लेते हैं, समझ लेते हैं। देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपने सभी चीजों को हम लोग ने पढ़ा था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट अगर आपने पढ़ा होगा तो वहां पर कुछ एडजस्टमेंट्स होते थे। हम लोग भी आज कुछ एडजस्टमेंट्स सीख लेते हैं, हम लोग को काम देगा आगे। अब जैसे क्वेश्चन में प्रपोज डिविडेंड दिया हुआ, बैलेंस शीट में आप प्रपोज डिविडेंड देख रहे हो, तो प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का भी बैलेंस दिया होगा और करंट ईयर का भी बैलेंस दिया होगा। अगर साथियों प्रीवियस ईयर का बैलेंस दिया है ना, तो इसे आपको एडजस्टेड पीएल में दिखाना होगा और फंड फ्लो स्टेटमेंट में एप्लीकेशन ऑफ फंड के अंतर्गत दिखाना होगा। प्रीवियस ईयर का मतलब पेड माना गया। करंट ईयर का अगर प्रपोज डिविडेंड है तो इसे माना जाएगा कि भाई ये एक तरीके की कंटीजेंट लायबिलिटी है, तो सीधी सी बात है, इसका कोई भी इम्पैक्ट हमारे किसी भी स्टेटमेंट पर नहीं पड़ेगा। तो करंट ईयर का कुछ नहीं करना है। प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का एडजस्टेड पीएल और फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाना दिखाना है, और करंट ईयर का will be treated as a current contingent liability and no effect on our any of the statement. First adjustment. दूसरा एडजस्टमेंट, गुडविल। गुडविल अगर इंक्रीज कर रही है और डिक्रीज कर रही है, तो ये देखो भैया बैलेंस शीट के दो ड्यूरेशन से आप सभी लोगों को पता चल जाएगा कि गुडविल इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है। अगर इंक्रीज कर रही है तो आप उसे मानोगे साहब ये परचेज है, तो सीधी से पता यूज हो रहा है फंड का, तो इसे हमें फंड फ्लो स्टेटमेंट में एप्लीकेशन ऑफ फंड में दिखा देना होगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि गुडविल जब इंक्रीज होता है तो उसके अगेंस्ट हम शेयर्स एंड डिबेंचर अलॉट कर देते हैं या इशूड कर देते हैं। तो ऐसे केसेस में ध्यान से समझो, इसका इफेक्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसका इफेक्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्यों ऐसा? क्योंकि दोनों तो नॉन करेंट है, दोनों नॉन करेंट है, शेयर डिबेंचर भी नॉन करेंट है और गुडविल भी क्या हो जाएगी, नॉन करेंट हो जाएगी, तो उसको फ्लो माना नहीं जाएगा। जब फ्लो नहीं माना गया है तो सीधी सी बात है कैंसिल। गुडविल इंक्रीज कर रहा है तो फंड फ्लो स्टेटमेंट में फॉर इंस्टेंट अगर किसी इंफॉर्मेशन में दी हुई है कि भाई गुडविल इंक्रीज किया है, उसके अगेंस्ट हमने शेयर एंड डिबेंचर इशूड किया हुआ है, तो फिर आप उसको क्या करोगे, उसको कहीं भी हम नहीं दिखाएंगे क्योंकि ये इसे फ्लो नहीं माना
जाएगा। अगर डिक्रीज कर रहा है तो गुडविल को राइट ऑफ माना जा रहा है ना, राइट ऑफ, और राइट ऑफ होगी आउट ऑफ प्रॉफिट से, अल्टीमेटली असर प्रॉफिट पर असर पड़ेगा, और जहां प्रॉफिट पर असर पड़े उसको कहां दिखा दो, एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर होगी बात। तो फर्स्ट आपका हो गया प्रपोज डिविडेंड, दूसरा हो गया आपका गुडविल। नेक्स्ट आते हैं कंफ्यूजियस इंग्रेडिएंट पर, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। अब प्रोविजन फॉर टैक्सेशन दो रूप में दिखाया जाता है, एज करंट लायबिलिटी, एज करंट लायबिलिटी, और एज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, एज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ध्यान समझिएगा, यहां एप्रोप्रिएशन का मतलब हो गया कि प्रॉफिट का बटना, देखो प्रोविजंस है ना, ये फ्यूचर एक्सपेक्ट लॉसेस को कवर करने के लिए, एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए बनाए जाते हैं। ये चार्ज नहीं मानते हैं इसे हम एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन का मतलब प्रॉफिट का बटना, चार्ज का मतलब प्रॉफिट का घटना। अगर करंट लायबिलिटी के रूप में दिखाया जा रहा है, ये तो आपको क्वेश्चन देख के समझ में आ जाएगा सब कुछ। देखो क्वेश्चन आपसे कभी भी कोई चीज छुपाता नहीं है, छुपाते हैं तो सिर्फ आप छुपाते हो। ठीक है, अगर किसी विद्यार्थी ने एग्जामिनेशन स्टार्ट होने पर क्वेश्चंस सभी थॉरोली पढ़ लिए हैं, तो ये सोच के चलो कि उनका 30 से 40% काम खत्म हो चुका है, उन्हें सिर्फ और सिर्फ 70% या 60% काम लिखना है। अगर बिना क्वेश्चन पढ़े काम स्टार्ट कर रहे हो तो फिर ये सोच लो कि क्वेश्चन आपसे बात करना चाह रहा है, आप कभी भी क्वेश्चन की बातों को इग्नोर कर रहे हो। तो इसलिए क्वेश्चन जरूर पढ़ लो, पूरे बैलेंस शीट को क्लोजली वॉच करो, एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या चीज दी है उसको वॉच करो, और फिर जाकर के काम करो। ठीक है, आपका काम विश्वास नहीं करोगे, आपका काम और जल्दी होगा। सो करंट लायबिलिटी अगर है तो करंट लायबिलिटी के लिए सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल में दिखाना है। और एप्रोप्रिएशन है तो एप्रोप्रिएशन में करंट ईयर और प्रीवियस ईयर का है। करंट ईयर है तो करंट ईयर से अप्रोप्रिएट है, मतलब प्रॉफिट को इफेक्ट कर रही है, तो दैट विल बी ट्रांसफर्ड टू एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और अगर प्रीवियस ईयर है तो फिर इसे पेमेंट मान लिया जाएगा, और जब पेमेंट मान लिया जाएगा तो इसे एप्लीकेशन ऑफ फंड ट्रीट किया जाएगा, एप्लीकेशन ऑफ फंड ट्रीट किया जाएगा, और दिस विल बी ट्रांसफर टू, आपका कहाँ ट्रांसफर होगा, फंड फ्लो स्टेटमेंट में क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ट्रांसफर हो जाएगा। बस दिस इज व्हाट आर द डिफरेंट एडजस्टमेंट्स। ठीक है, सो मेरे अकॉर्डिंगली आप लोगों को ये सारे डिफरेंसेस या एडजस्टमेंट समझ में आ गए होंगे। ये जो भी चीज़ यहाँ पर हमें प्रिपेयर करनी है वो भी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं एक और लास्ट एडजस्टमेंट की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, योर फिक्स एसेट्स। योर फिक्स एसेट, देखिए फिक्स एसेट जो बैलेंस शीट में दिखाई जाएगी वो एट कॉस्ट प्राइस दिखाई जाएगी, या वो रिटन डाउन वैल्यू पर दिखाई जाएगी। कब पता चलेगा वो कॉस्ट प्राइस पर दिखाई जा रही है, जब एसेट का बैलेंस शीट में इंफॉर्मेशन दिया रहेगा और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का इंफॉर्मेशन दिया रहेगा बैलेंस शीट के अंदर। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आप समझ जाओ फटाक से कि ये कॉस्ट प्राइस पर बनाया जा रहा है, कॉस्ट प्राइस पर दिखाया जा रहा है। तो ऐसे केसेस में आपको एसेट अकाउंट बनाना पड़ेगा, और एसेट से पता चलेगा कि सेल है या परचेज है, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से ये बताएगा कि करंट ईयर में कितना डेप्रिसिएशन क्या हो रहा है, चार्ज ओवरऑल हो रहा है। रिटन डाउन वैल्यू का मतलब सीधी सी बात है एडजस्टेड है डेप्रिसिएशन, इसमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं दिया होगा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एसेट का खाता बनाया जाएगा, और एसेट से सेल एंड परचेज हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंगली ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी।
फिक्स्ड एसेट्स को कॉस्ट प्राइस पर दिखाया कब जाता है, कैसे पता चलेगा, और रिटर्न डाउन वैल्यू पर। एक क्वेश्चन हम लोग इस पर करने की पूरी कोशिश करेंगे ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। इस क्वेश्चन के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट प्रिपेयर ए शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट। देखो यहाँ पर क्या बनाना है, शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट। सबसे पहली चीज कि सीएफएस या एफएफएस को सॉल्व करने के लिए आपको इस डेट को जरूर वॉच करना होगा, ठीक है। मानते हैं दुनिया बहुत रैपिडली आगे बढ़ रही है, लेकिन रैपिडली जो लोग आगे बढ़ते हैं लेकिन साथ साथ हर एक चीज़ को देख के आगे बढ़ते हैं, तभी वो आगे निकलते हैं, ठीक है। और बिना देखे आगे निकल जाना बेवकूफ़ी वाली बात है। ये डेट कभी कभी क्वेश्चन में रिवर्स ऑर्डर में दे दिया जाता है। अब ये रिवर्स ऑर्डर में अगर ये मान लो तो मैंने अगर ये नई चीज़ नहीं बताई होती और मैंने यहाँ पर क्वेश्चन में आपने इसको नहीं देखा होता, यहाँ 19 दिया होता, यहाँ पर 20 दिया होता, सॉरी 18 दिया होता, तो आप ये समझ जाते हैं अरे साहब ये पिछले 4.5 लाख का है और इस साल आपका 4 लाख हो रहा है, तो शेयर का प्रिपरेशन का रिडेम्पशन हो रहा है, और रिडेम्पशन के केस में काम जस्ट आप रिवर्स कर देते, फिर आपका काम पूरे तरीके से क्या होता है, गड़बड़ा जाता। तो इसलिए आप डेट को सबसे पहले वॉच करें और फिर काम स्टार्ट कर लो, है कि नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज डेट है आपका। शेयर कैपिटल आपका 4 लाख से 4.5 लाख हो रहा है स्टेटमेंट पे, में पिछले साल आपका लॉस है 50,000 का, अब इस बार प्रॉफिट हुआ है आपका 70,000 का। जनरल रिजर्व आपका बैलेंस देखो ट्रांसफर हो रहा है, जनरल रिजर्व ट्रांसफर हो रहा है। जनरल रिजर्व अगर ट्रांसफर हो रहा है दैट विल बी ट्रांसफर टू एडजस्टेड पीएल, लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है कि कोई एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए हम जनरल रिजर्व के बैलेंस को क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। तो ऐसे केसेस में फिर जनरल रिजर्व का इफेक्ट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, फिर जो एडजस्टेड पीएल में जाना चाहिए था वो फिर वहां पर नहीं जाएगा, ठीक है। डिबेंचर इशू कर सकते हैं, लायबिलिटीज आपकी बढ़ रही है, फिक्स एसेट्स सो ऑन इन्वेस्टमेंट भी आपका बढ़ ही रहा है, अदर करंट एसेट्स में अनएमोटाइज्ड हाँ, करंट एसेट आपको 2,40,000 से 3,75 हो रहा है, अनएमोटाइज्ड एक्सपेंसेस 10,000 से 5,000 मतलब राइट ऑफ हो रहा है। डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फिक्स एसेट आपका 60,000 है। मशीन ऑफ बुक वैल्यू ऑफ 40,000 वॉज सोल्ड फॉर 30,000 और रिफंड ऑफ टैक्स रिसीव आपका 10,000, ये चीज़ दी हुई है। सबसे पहले हमें जो बनाना है वो बनाना है स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल। बहुत ईजी है, तो स्टेटमेंट चेंज इन वर्किंग कैपिटल, इंक्रीज और डिक्रीज ये 2018 और 2019 है। फॉर्मेट अच्छे से बनाए, ठीक है। मेरी तरह इतनी अच्छी ड्राइंग बिल्कुल भी मत करिएगा। पर्टिकुलर्स सबसे पहला आपका करंट एसेट है। करंट एसेट का बैलेंस प्रीवियस ईयर आपका 2,40,000 और 3,75,000, 2,40,000 और 3,75,000। तो आप देखो यहाँ पर आपका वर्किंग करंट एसेट बढ़ रहा है, तो वर्किंग कैपिटल फट से क्या हो जाएगी, 1,35,000 से इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। करंट एसेट में मेरा सिर्फ एक ही बैलेंस दिया हुआ है और कुछ नहीं दिया हुआ है, तो इसे हम लोग मान लें ए। इसके बाद आपकी करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज में 1,20,000 से 1,50,000 एक ही आइटम है, तो इसे बी मान लें।
1,20,000 से 1,50,000। तो लायबिलिटी आपकी बढ़ रही है, तो मतलब कि 30 आपकी वर्किंग कैपिटल क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अब आप वर्किंग कैपिटल निकाल लो, ए माइनस बी। तो 2,40,000 में से 1,20,000 गया तो बचा कितना आपका 1,20,000, और ये 3,75 में से आपका 1,25 गया तो 2,25 आपका इधर आएगा। अब आपको यहां से ये पता चल रहा है कि भाई मेरी वर्किंग कैपिटल क्या हो गई है, बढ़ गई है। मेरी वर्किंग कैपिटल बड़ी है, और कितनी बड़ी है आपकी 1,05,000 की। 1,20,000 प्रीवियस ईयर बैलेंस था, 2,25,000 आपका 2019 में है, तो 2,25,000, 2,25,000, ठीक है। 135, 1,05,000 यहाँ ट्रांसफर करेंगे, तब जा करके इसका बैलेंस क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। मेरे अकॉर्डिंगली आप लोग को ये पहला वाला स्टेटमेंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, ये मशीन के बारे में और डेप्रिसिएशन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी जा रही है। तो ये इंफॉर्मेशन का मतलब है कि इसे हमें यूज करना होगा रिलेटेड टू कंसर्न एसेट, और इसके लिए हम सबसे पहली बात वो उस एसेट का एक खाता हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे। तो डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फिक्स्ड एसेट आपका 60,000 का है। मशीन ऑफ बुक वैल्यू ऑफ 40,000 वाज सोल्ड फॉर 30,000। सो सबसे पहले हम लोग एक फिक्स्ड एसेट्स का खाता बना लेते हैं। और फिक्स एसेट में मशीन है, तो प्रीवियस ईयर बैलेंस 6,10,000 का है और करंट ईयर बैलेंस 7,20,000 का है। तो प्रीवियस मतलब ये फिक्स एसेट डेबिट बैलेंस शो करेगा, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन आपका 6,10,000, और बाई बैलेंस कैरिड डाउन आपका 7,20,000 का, ठीक है। मशीन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ फिक्स एसेट। मशीन जो बेची जा रही है, बुक वैल्यू ऑफ 40,000 सोल्ड फॉर 30,000, तो यहाँ पर बाई बैंक दिखा दिया जाए सेल ऑफ मशीन 30,000 का। और अगर 40,000 की मशीन 30,000 में बेची जा रही है, तो लॉस हो रहा है, स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस ऑन सेल 10,000 का। नेक्स्ट आपका डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फिक्स्ड एसेट्स। अब फिक्स एसेट पर डेप्रिसिएशन चार्ज होता है 60,000 का करंट ईयर में, तो बाई यूज करना है इसे स्टेटमेंट पीएल से, याद रखना। डेप्रिसिएशन अगर किसी पार्ट ऑफ एसेट्स के थ्रू वो बेचा जाता है, उस पर डेप्रिसिएशन लगता है, तो बाई डेप्रिसिएशन लिखते। इसका मतलब ये डायरेक्टली फिर रजिस्टर्ड पीएल में क्या हो जाएगा, ट्रांसफर होगा, डेट विल बी 60,000। तो ये हो गया 1,00,000, मतलब 8,20,000 इधर आ गया। अब आ जाइए इधर, तो बैलेंसिंग फिगर इधर फॉल कर रहा है, मतलब कि करंट ईयर में हम लोग क्या कर रहे हैं, फिक्स्ड एसेट्स को परचेस कर रहे हैं। बैलेंसिंग फिगर इधर है, तो करंट ईयर में हम फिक्स्ड एसेट्स को क्या कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं। 6,10,000 है, तो 2,10,000 का एसेट हमारा क्या हुआ है, परचेस हुआ है। और ये जाएगा हमारा किसमें, फंड फ्लो स्टेटमेंट एज अ एप्लीकेशन ऑफ फंड। नेक्स्ट, ये काम हो गया मेरा। अब हमें एडजस्टेड पीएल बनाना है, और वहां से हमें पता चल जाएगा कि फंड लॉस हुआ है या फंड आया है, तो इसे भी हम बनाएंगे टी फॉर्म में। मित्रों एक चीज वॉच करना, ये इस साल का ओपनिंग बैलेंस है और ये डेबिट बैलेंस शो कर रहा है लॉस, तो ये लॉस है और ओपनिंग बैलेंस दोनों एक ही साइड आ जाएंगे।
टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये डेबिट बैलेंस हो गया ना, लॉस कितना हो जाएगा आपका 50,000 का, और क्लोजिंग बैलेंस जो दिया हो गया है वो कितना दिया हुआ है 70,000 का। तो टू बैलेंस कैरिड डाउन, ध्यान से समझिएगा ये चीज, ये चीज मतलब ये डेबिट बैलेंस है इसलिए इसको डेबिट साइड में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन दिखाया गया है, और ये क्लोजिंग बैलेंस है तो इसलिए इसको टू बैलेंस सीडी के फॉर्म में दिखाया जा रहा है। ये चीज़ आप वॉच करेंगे, ये आपका डिनोट क्या कर रहा है, ये लॉस को डिनोट कर रहा है, और ये आपका क्या है प्यारे मित्रों, प्रॉफिट है, ये है आपकी प्रॉफिट। ठीक है, अब देख लेते हैं फटाफट एक बार फिर से बैलेंस शीट की तरफ क्या क्या चीज़ें सामने हैं। डेप्रिसिएशन हो गया, रिफंड ऑफ टैक्सेशन रिसीव्ड है, तो डेप्रिसिएशन, एक तो डेप्रिसिएशन एक तो लॉस हो रहा है, तो टू दिखा देंगे लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, जो कि कितनी है 10,000 की है। तो डेप्रिसिएशन एसेट पर जो चार्ज हुआ है वो हुआ है हमारा 60,000 का। एक चीज हमारी दी गई है यहाँ पर अनएमोटाइज एक्सपेंसेस दैट इज डिस्काउंट ऑन डिबेंचर, 10,000 से 5,000 हो रहा है, मतलब ये राइट ऑफ हो रहा है, दैट विल बी ट्रांसफर टू डेबिट साइड टू आपका डिस्काउंट ऑन डिबेंचर रिटर्न ऑफ आपका 5,000 का। यहाँ पर एक चीज आप वॉच और करें कि जर्नल रिजर्व में पैसा ट्रांसफर हो रहा है, जर्नल रिजर्व में ट्रांसफर होने मतलब प्रॉफिट्स क्या हो रही है, अप्रोप्रिएट हो रही है, लेकिन इसका कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। मैंने आपको साफ साफ बताया था कि अगर कोई एक्सपेंसेस है उसका उसको राइट ऑफ किया जा रहा है जर्नल रिजर्व के थ्रू, तो फिर जर्नल रिजर्व में अगर बैलेंस बढ़ रहा है तो उसका इफेक्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। लेकिन इसका कोई भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं, ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया है कि भाई अगर जर्नल रिजर्व का बढ़ रहा है तो उससे किसी चीज़ को हमको राइट ऑफ करना है, ऐसा कुछ नहीं दिया है। तो फिर इसे एडजस्टेड पीएल में क्या करेंगे, दिखाएंगे। अगर दिया होता तो उसका इफेक्ट कैंसिल हो जाता। तो जर्नल रिजर्व आपका 10,000 का, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर बाय रिफंड ऑफ टैक्स, जो कि आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में 10,000 का दिया हुआ। टोटल कर लें, 50, 60, एक 10, 10 एक 20, एक 30, 70 हो गया आपका 2,05,000, और यहाँ पर 2,05,000 मतलब बाई फंड फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा कितना, 1,95,000। सो दिस इज एडजस्टेड पीएल। यहाँ से हमें पता चल जाता है कि हमारा फंड लॉस है या फंड आ रहा है। लास्ट हमें फाइनलाइज कर देना है, हमने ये चीज़ बना लिया, और हमारा लास्ट जो आपका काम है वो है आपका फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाने का। सोर्सेस ऑफ फंड और एप्लीकेशन ऑफ फंड। ठीक है, तो हमारा फंड फ्रॉम ऑपरेशन आया है, फिलहाल फंड फ्रॉम ऑपरेशन अभी जस्ट हमारा आया है 1,95,000 का। दूसरा, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल मेरी आई थी, सॉरी यहाँ पर सोर्स है ना, तो सोर्स में हमें यहाँ दिखाना है एप्लीकेशन में इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल।
1,05,000। ठीक है, लेजर बनाया था हम लोग ने, वहां से हमारा एसेट परचेज निकला था फिक्स एसेट्स का, तो परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स 2,10,000 का। और कोई इन्फॉर्मेशन हमारी छूट रही है? इन्वेस्टमेंट देखिए 50,000 से 1,30,000 हो रहा है, तो मतलब कि हम इन्वेस्टमेंट में भी फंड को यूज कर रहे हैं। तो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 80,000 का। टोटल कर ले 3,95,000। ये चीज मेरे अकॉर्डिंगली सभी बच्चों को समझ में आएगी। सोर्स पे आ जाते हैं तो शेयर कैपिटल आपका देखिए 4 लाख से 4.5 लाख जा रहा है ना। तो शेयर कैपिटल को हम लोग क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। रिफंड टैक्स हमारा रिफंड हुआ है नीचे, तो 10,000 ये भी हमारा क्या हुआ, सोर्स हो गया। डिवेंचर भी हमारा क्या हो रहा है, 2,40,000 से 3,50 हो रहा है, तो इशू हो रहा है। और एक हमारा हमने एसेट बेचा है जिस 30,000 का, वो भी हमारा सोर्स है। तो इसको भी हम लोग क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। है आपका इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स है आपका 50,000। इशू ऑफ डिवेंचर आपका 1,10,000। उसके बाद रिफंड ऑफ टैक्स आपका 10,000। और आपका सेल ऑफ मशीन जो कि फिक्स एसेट की कैटेगरी में आ रहा था 30,000 का। टोटल कर सकते सॉरी, तो 30, 10, 40, 1,50 और आपका 2,03,95,000। मतलब सोर्स और एप्लीकेशन क्या हो गए प्यारे बच्चों, बराबर हो गए। ठीक, सो दिस इज सफिशिएंट, वी आर इन रिविजनरी मोड। ठीक है, तो इस रिवीजन लेक्चर में आप सभी बच्चों को पता चल गया होगा कि फंड फ्लो स्टेटमेंट में क्या होता है। अगर कोई इंफॉर्मेशन लैक की गई हो तो फिर आप उसे ज़रूर हमें बताएं, उस चीज़ को रिजॉल्व किया जाएगा। हम और हमारी टीम पूरी कोशिश कर रही है कि आपके आने वाले एग्जाम्स में आपके लिए कोई भी कमी न हो। लीला एजुकेशन सेंटर की हर एक फैकल्टी मेंबर, ठीक है, चाहे वो टीचर्स हो, चाहे वो यहाँ पर एम्प्लॉयज़ हों, ठीक है, चाहे वो कोई भी, एज अ पार्ट ऑफ लीला एजुकेशन सेंटर हर एक पर्टिकुलर पर्सन आप लोगों की हेल्प में लगा हुआ है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा एक रिविजरी सेशन हम लोग ला रहे हैं। आप लोगों को करना क्या है कि जितने भी रिविजरी सेशंस हैं उनके सारे लेक्चर्स को आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, सब्सक्राइब करें, हमारे फुल टाइम कोर्स को ज्वाइन करें। आप देखें एक बार, हाँ, यहाँ पर जितनी भी कोर्सेस हैं उन सारे कोर्सेज की जितने भी मटेरियल्स हैं वो आपके ऐप पर प्रोवाइडेड है। सारे लेक्चर्स प्रोवाइडेड है आपको, पूरे ऑनलाइन ऑफलाइन मोड पर भी क्लासेस यहाँ पर चलाई जाती हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पर बैकअप क्लासेस की भी अवेलेबिलिटी है। ठीक है, और आप यहाँ पर हमारे सेंटर में जितने भी टीचर्स हैं दे आर वेरी कोऑपरेटिव। ठीक है, तो आपको अगर किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो फिर वो एक्स्ट्रा टाइम लेकर के किसी भी फैकल्टी मेंबर से उसे आप रिजॉल्व कर सकते हैं। इतनी सुविधा मेरे अकॉर्डिंगली शायद कहीं भी हो सकती है, लेकिन एक बार मैं एक स्कूल के बोर्ड पर या दीवारों पर एक चीज़ लिखी हुई थी, मुझे बड़ी अच्छी चीज़ वो लगी कि विद्यालय एक ऐसा स्थान है जहाँ पर अध्ययन और अध्यापन की कठिन साधना चलती है। सो इस कोविड पीरियड में जहाँ पर स्कूल्स बंद हैं और सभी जगह चाहे स्कूल्स हैं चाहे कोचिंग सेंटर्स हैं, वो सभी चीज़ें बंद है, लेकिन ऑनलाइन मोड पर सभी टीचर्स आपके साथ लगे हुए हैं। सो हम लोग भी एक कठिन साधना में है। ऐसा नहीं है कि टीचर्स आ रहे हैं तो फिर उनके जीवन के ऊपर या
उनके ऊपर कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, वो भी आते हैं। इट इज़ जस्ट नॉट अबाउट द मनी मैटर्स, ठीक है। तो कुछ जितनी मेहनत हम लोग भी कर रहे हैं उतनी मेहनत ज़रूर आप करिए। एक साधना है अपने घर पर, आप अपना एक रूम है तो ऐसा नहीं कि आप उसे सो के पढ़े या आराम रिलैक्स मूड में पढ़े। तो अपने घर को में जिस जगह भी आप पढ़ें, आपका एक सेपरेटली रूम है, उसको भी एक विद्यालय, एक क्लासरूम की तरह ही आप उसे पढ़ें, क्योंकि एक कठिन साधना है, एक परिश्रम है, ठीक है। और जितना ज़्यादा आप क्या करेंगे, सेक्रीफाइस करेंगे, जितना ज़्यादा आपका कमिटमेंट रहेगा उतना ज़्यादा आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। आज के लिए मैं सफिशिएंट करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक नए रिविजन सेशन को लेके आएंगे, कॉर्पोरेट अकाउंट्स के एक न्यू चैप्टर को, ठीक है। आज के इतना सफिशिएंट है। सभी लोग मेहनत ज़रूर करें। सभी को गुड डे एंड बी सेफ ऑल्सो। थैंक यू।